नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर नागपुर से सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं और वहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के जो संस्थापक थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बनने के बाद यहाँ पे आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर उनकी स्वागत के लिए भव्य तैयारी भी की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, पहली बार प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये 100 सालों का इतिहास है। 1925 के बाद 1925 में आरएसएस का स्थापना हुई थी और उसके बाद से 100 सालों तक सरकारी तौर पर आरएसएस को इग्नोर किया जाता रहा, चाहे एनडीए की सरकार रही या फिर सरकार कांग्रेस की यूपीए की रही हो, लेकिन हमेशा आरएसएस को इग्नोर किया जाता रहा सरकारी स्तर पर। अगर प्राइवेटली कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हों, उनकी मजबूरी रही है, क्योंकि संघ से ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो इसलिए संघ वो संगठन है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलवाई है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 में भी गए थे और 2013 में भी गए थे संघ मुख्यालय में, जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होने की बात चल रही थी और संघ ने ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाया था नरेंद्र मोदी को। तो इसलिए इतने दिनों तक अगर पीएम मोदी संघ कार्यालय और मुख्यालय नहीं गए तो इसमें कहीं न कहीं वो प्रभाव रहता है, वो दबाव रहता है कि जो पॉलिटिकली हिंदुस्तान में दिया गया है, ये प्रेशराइज किया गया है कि अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो कांग्रेसियों ने जो अवधारणा गढ़ी है, वामपंथियों ने जो अवधारणा गढ़ी है, या विपक्ष में बैठी हुई आज की कुछ पार्टियां, इन लोगों ने मिलजुल कर जो अवधारणा गढ़ी है कि संघ का मतलब होता है एक सांप्रदायिक संगठन। ये हिंदुओं के संगठन के लिए ऐसे ही अवधारणा गढ़ते हैं। कोई भी मुस्लिम संगठन को ये सांप्रदायिक संगठन नहीं कहेंगे, ये धार्मिक संगठन कहेंगे। मतलब एक धर्म विशेष के लिए बने हुए संगठन, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, या फिर ये आतंकी संगठन बनकर रह चुका पीएफआई के खिलाफ भी ये लोग नहीं बोलता। लेकिन जब संघ की बात आती है, जिसका नाम ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो स्वयं सेवा वॉलेंटियरली पूरे देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहा है, इसके लोग देश की और हिंदुओं की सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक के नाम पर ऐसे अछूत बनाने की कोशिश की गई कि सरकारी स्तर पर इन्हें दबाव में रखा गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इतने सालों के सोच विचार के बाद हिम्मत जुटा लिए कि नहीं, अब संघ मुख्यालय जाना चाहिए, और पीएम बनने के बाद ये पहली बार गए। इससे पहले वाजपेयी जी भी गए थे, लेकिन 2007 में गए थे। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे। 2004 में वो सत्ता से बेदखल हो गए थे। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इतने सालों के बाद, मतलब आज़ादी में 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, इतने सालों के बाद ये डेमोक्रेसी कहने वाले इस देश में एक संगठन को जो अछूत करार दिया गया था, वो अछूत व्यवहार खत्म हो गया सरकारी स्तर पर। ऐसे कई मंत्री जाते रहे हैं, कई मंत्री जो अभी हैं वो संघ के कार्यकर्ता ही हैं, नेता ही रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी खुद संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन फिर भी जब संवैधानिक पद होता है तो इसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया जाता है। वो दबाव से मुक्ति की घोषणा आज की गई है कि पीएम मोदी खुद संघ प्रमुख के साथ मंच शेयर संघ मुख्यालय में कर रहे हैं। ऐसे मंच शेयर अलग अलग जगह पर कर चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी संघ प्रमुख भी थे और प्रधानमंत्री मोदी भी थे, लेकिन वो अलग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम संघ के फाउंडर का है। डॉक्टर हेडगेवार के पास गए, डॉक्टर हेडगेवार के साथ साथ एमएस गोलवलकर, गुरु गोलवलकर को स्मृति किया,
उन इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर पीएम मोदी ने बोला ये बट वृक्ष की बात, बट वृक्ष, और उसमें भी अक्षय बट वृक्ष, जिसने संघ ने हिंदुस्तान के संस्कृति की सुरक्षा के लिए जितनी बड़ी भूमिका निभाई है, न सरकार निभा पाई न कोई दूसरा संगठन निभा पाया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम आज किया है वो ऐतिहासिक है। तो क्या लग रहा है सर, इससे विपक्ष की बेचैनी तो बढ़ जाएगी, अब तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को। देखिए, विपक्ष तो पहले ही संघ से चिढ़ी हुई है, और जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो तो बार बार कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, ये संघर्ष है, राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक संघर्ष है। विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ संघ की विचारधारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन उसे वो बताते नहीं हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करते कि संघ की विचारधारा क्या है। उसके एक शब्द को लेते हैं कि संघ की विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा। ये नहीं कहते कि संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है, कांग्रेस की विचारधारा गैर राष्ट्रवादी है। ये जो देश के हित में करने वाला काम है वो संघ करता है, राष्ट्र की पहचान बनाता है, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्थान करता है, सनातन संस्कृति की सुरक्षा करता है। और कांग्रेस की विचारधारा क्या है? राष्ट्र के हित की बात नहीं, कांग्रेस और गांधी परिवार के हित की बात करने वाली पार्टी है। ये केवल सत्ता के लिए संघर्ष करती है, देश के लिए संघर्ष नहीं करती है। ये सनातन विरोधी पार्टी है, अपनी विचारधारा को एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस यही कहेगा विचारधारा का संघर्ष है। तो पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि देखो भाई, राहुल गांधी हर मंच पर कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, तो इस विचारधारा की लड़ाई में हम संघ के विचारधारा के सामने सरेंडर करते हैं और साथ ही संघ के विचारधारा के साथ हम देश को चलाएंगे। बड़ी ही भव्य तैयारी की गई, 50 से ज्यादा जगहों पर स्वागत की तैयारी की गई थी। क्या लग रहा है इससे कितनी ज्यादा मिर्ची लग रही होगी जिनको नहीं पसंद है ये? देखिए, बेसिकली जो बात है कि संघ के मुख्यालय में पीएम मोदी का जाना, वहां संबोधित करना और उससे के साथ साथ संघ प्रमुख के साथ बैठकर आगे की स्ट्रेटजी बनाना, यही वजह है कि कांग्रेस ने तो पहले से ही बोलना शुरू कर दिया। जब ये खबर सामने आई थी तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहना शुरू किया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, ये चुनाव तो संघ जितवाती है, ये आरएसएस की भूमिका है जिससे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो जब तुम मानते ही हो तो फिर इसे स्वीकार भी कर लो कि संघ की कितनी बड़ी भूमिका है राजनीति में, विचारधारा में, देश में, राष्ट्रहित में, हर जगह। अगर संघ की इतनी बड़ी भूमिका है तो तुम्हें भी संगम शरणम गच्छामि करना चाहिए। कांग्रेस को भी चाहिए कि संघ की शरण में जाएं, और वही संघ है जहां पर ये प्रणब मुखर्जी जब गए थे तो कांग्रेस में आग लग गई थी राष्ट्रपति रहते हुए। ये इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन अब इन लोगों को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, चाहे संघ उसके पैटर्न हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को भी चाहिए संघ की शरण में जाए, उनसे कुछ शिक्षा ले ले। राहुल गांधी को भी चाहिए डॉक्टर मोहन भागवत से मिलें, उनसे बात करें और उसके बाद चर्चा करें कि भाई कैसे राष्ट्र के विकास में हमारी भूमिका होनी चाहिए, देश हित में हम कौन सा ऐसा काम करें। आप अगर सांप्रदायिक संगठन कहते हो तो कम से कम एक बार सामने में जाकर तो बोलो कि आपके इन कामों से हमें आपत्ति है, तो आप बताइए कि ये काम क्यों करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं करेंगे तो सत्ता से उतने ही साल तक दूर रहेंगे। अभी संभावना नहीं है आगे, क्योंकि स्ट्रेटजी जो बन रही है, पीएम मोदी ने डॉक्टर भागवत से बातचीत की और अभी लंबी मीटिंग चलने वाली है। उस मीटिंग में आगे कई मुद्दों पर डिस्कशन होना है, जैसे मंच से कई तरह के संदेश भी दिए हैं। देखिए, ये संदेश तो हर जगह पर दिया ही जाएगा। जब मंच पर गए तो कुछ बोलना ही है, और संघ के बारे में बोलेंगे, संघ के फाउंडर के बारे में बोले, गुरु गोलवलकर की, जिनकी विचारधारा से ये चिढ़े रहते हैं। कहते हैं 2 नेशन थ्योरी उन्होंने दिया था, हिंदू राष्ट्र अलग, मुस्लिम राष्ट्र अलग। ये सारे अवधारणा को ध्वस्त किया पीएम मोदी ने कि जो विचारधारा संघ की है वो विचारधारा ही देश की असली विचारधारा है। इसलिए इसके विरोध में जो खड़ा होता है उसका मतलब है देश के विरोध में खड़ा हो रहा है। और आज का ये प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से अमृत प्रदान करने वाला है। जो अभी
छोटी मोटी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन के लेवल पर चल रही है, छोटी मोटी समस्याएं कोऑर्डिनेशन के लेवल पर चल रही है, आगे चुनावों के लिए रणनीति बनानी है। ये सारी समस्याओं का समाधान आज की बैठक में होगा और परेशानी विपक्ष की इसीलिए बढ़ी है क्योंकि ये दोनों के बीच जो बातचीत है वो सिर्फ 2029 के लिए नहीं है, ये 2029 से लेकर 2034 और 2039 तक राहुल गांधी जैसे नेताओं को दिल्ली से दूर रखने की प्लानिंग है। इसलिए अभी कुछ समय के अंदर ही बौखलाहट आएगी सामने। अभी तो विचार किया जा रहा है, सब लोग विचार कर रहे हैं कि हम कौन सी ऐसी बात बोलें जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। ऐसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और ये सद्बुद्धि अगर आती है तो कुछ चिंतन मनन करने के बाद कुछ बयान देंगे। लेकिन अभी खलबली इन लोगों के अंदर मची है क्योंकि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिल्कुल ये ऐसा फैसला है जो अभी तक 70 साल के इतिहास में कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री ले नहीं पाए और इसलिए इस फैसले से विपक्ष के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आगे ये कुछ बोलने, समझने, स्ट्रेटजी बनाने के पहले 100 बार सोचेगा कि हम किस आधार पर चुनाव में जाएं। और अभी जो मुद्दे चारों तरफ चल रहे हैं, जो संघ की भूमिका है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ ये दोनों कई मुद्दों पर ऐसा नहीं है कि एक साथ ही काम करती है। जैसे केरल में एक फिल्म आई मोहनलाल की, उस फिल्म के खिलाफ संघ प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं केरल यूनिट के राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिल्म के विरोध में प्रदर्शन नहीं करेंगे, जबकि वो गुजरात दंगे में हिंदुओं की भूमिका को ऐसी बताया है जिसके कारण फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन संघ है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन में ही है, फिर भी संघ के कल्चरल एस्पेक्ट अलग हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य अलग हैं, संगठनों के अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनको चुनावी अंदाज में कुछ करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो ये सारे मसले सोल्व होंगे और आगे विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है चुनावों के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं, जिसके बाद से विपक्ष की बेचैनी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं, ऐसे में बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे बीजेपी को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही विपक्ष की परेशानी भी बढ़ जाएगी। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी।